नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर। मैं सीमा चारण, स्थानीय महाविद्यालय में इतिहास की सहायक आचार्य। आज का जो YouTube लेक्चर है, जो वीडियो है, इसके अंतर्गत हम बात करने जा रहे हैं मौर्यकालीन कला की, मौर्यकालीन स्थापत्य की। मौर्य युग सिर्फ अपने विशाल साम्राज्य के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महत्वाकांक्षी और अशोक जैसे लोकोपकारी शासक ही सिर्फ इस युग की विशेषता नहीं है, बल्कि ये युग जो है और भी कई कारणों से प्राचीन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इस क्षेत्र में जो है, इस समय में कला के क्षेत्र में भी नई नई उपलब्धियां हमें दिखाई देती हैं। इसी सब मुख्य जो कला और स्थापत्य है उस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। मौर्य युग का समय जो है ईसा पूर्व 323 से ईसा पूर्व 185 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कला के क्षेत्र में और स्थापत्य के क्षेत्र में भी यहाँ हमें सही तरीके से सुसंगठित जिस तरह का साम्राज्य था, वैसे ही इसमें भी क्रियाकलाप दिखाई देते हैं। मौर्य युग से पहले जो है कलात्मक वस्तुओं के निर्माण जो भी हुआ करती थी, भवन वगैरह लकड़ी, मिट्टी की ईंटें और घास फूस आदि से बनते थे। इस कारण ये वस्तुएं हमें अभी नहीं मिलती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सभी जो वस्तुएं हैं ये समय के थपेड़ों को सहन नहीं कर पाती। इसके अलावा मौर्य युग में ही सबसे पहले कला के क्षेत्र में पत्थर यानी पाषाण का प्रयोग किया गया, जिसके कारण पत्थर की कलाकृतियाँ चिरस्थायी हैं। आज भी हम उनको देख करके मौर्य युग के वैभव, उसकी सांस्कृतिक गौरव को देख सकते हैं। सबसे पहले इस कला को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो दरबारी या राजकीय कला, जो राजाओं के संरक्षण में विकसित हुई, जिसमें राज के जो कारीगर थे उनके द्वारा निर्मित स्थापत्य जैसे महल, स्तंभ, गुहा विहार, स्तूप आदि मिलते हैं। दूसरा है लोक कला। इसके अलावा भी राजकीय संरक्षण के अलावा भी धनी व्यापारी कई कलाकारों को शायद संरक्षण देते थे, या कलाकार स्वतंत्र रूप से कई सारी मूर्तियाँ वगैरह बनाया करते थे। इस तरह से हमें कई सारी लोक रुचि की वस्तुएं मिलती हैं, जिसमें खासकर यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं, मिट्टी की मूर्तियाँ आदि जो हैं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। तो पहले जो है हम दरबारी या राजकीय कला की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो अवशेष हमारे सामने आते हैं वो है राजप्रसाद या महल। मौर्य काल के अधिकांश जो स्मारक हैं वो अशोक के समय के हैं। अशोक के पहले जो मौर्ययुगीन वास्तुकला थी उसका ज्ञान हमें प्रागैतिहासिक पुरातात्विक साहित्य से नहीं मिलता, हमें किताबों से ही मिलता है, खासकर यूनानी लेखकों के विवरण से। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में बताया गया है कि दुर्ग में कैसी वास्तुकला का उपयोग किया जाना चाहिए। बताता है कि नगर के चारों तरफ खाई होनी चाहिए, ऊंचा चबूतरा होना चाहिए, उसमें प्राकार होना चाहिए, प्राकार में द्वार, कोष्ठक और बुर्ज होने चाहिए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि विवरण कलात्मक नहीं है बल्कि वास्तविकता पर आधारित है। शायद मौर्य राजाओं का शुरुआत में नगर विन्यास इसी के अनुसार रहा होगा। कौटिल्य के इस विवरण की पुष्टि, क्योंकि हम इतिहास पढ़ते हैं तो तथ्यों पर, साक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए, तो कौटिल्य के इस विवरण की पुष्टि जो है वो यूनानी और रोमन लेखकों ने की गई है। इन लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी है पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा नाम से उल्लेख किया है और उसके भव्य राज प्रसाद का वर्णन दिया है। स्ट्रैबो इसमें लिखता है कि पॉलीब्रोथा गंगा और सोम के संगम पर स्थित है। इसकी लंबाई 80 स्टेडिया और चौड़ाई 18 स्टेडिया है। आकार समांतर चतुर्भुज के आकार का है। चारों तरफ 100 फीट चौड़ी खाई है। नगर के चारों तरफ लकड़ी की दीवार बनी हुई है, जिसमें कि बाण, अंदर से अगर कोई आक्रमण होता है तो अंदर से बाण छोड़ने के लिए जगहें बनाई गई है। इसमें 64 द्वार हैं और 570 बुर्ज हैं। ये जो विवरण है ये बताता है कि चंद्रगुप्त का राजप्रसाद कितना भव्य था। इसके अलावा इनमें चमकते स्तंभों को कहते हैं कि लता पत्रावलियाँ और चांदी की चिड़ियाँ बनी हुई थी। ये भवन जो है लकड़ी के मंडप पर, लकड़ी के ऊंचे धरातल पर था, जिसमें कई सारे खंभे स्थित थे। ये राजप्रसाद जो है आजकल एक बड़े पार्क के बीच स्थित था। इसमें छायादार हरे भरे पेड़ लगे हुए थे, कई सारे तालाब थे जिनमें अलग अलग प्रकार की मछलियाँ पाई जाती थी। इसके अलावा स्ट्रैबो ये भी लिखता है कि सूसा और एक पतना के महल भी इसकी होड़ नहीं कर सकते हैं। वैसे पटना के पास में बुलंदी बाग और कुम्हरार में कई सारी खुदाई में जो है लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष मिले हैं। तो शायद लकड़ी के महल होने के कारण समय के थपेड़ों को नहीं सहन कर पाए वो, और ये विलोपित हो गए।
इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है स्पूर्नर महोदय को। बुलंदी बाग से शहर के परकोटे के भी अवशेष मिले हैं और कुम्हरार से महल के अवशेष मिले हैं। परकोटे की लंबाई 450 फुट तक बताई गई है। दोनों तरफ लकड़ी के लट्ठे की बड़ी बड़ी दीवारें किसी समय रहा करती थी। इसके अलावा उनके बीचों बीच कूटी हुई मिट्टी भरी गई है। कुम्हरार के जो महल है उससे पता चलता है कि बहुत सारे भवनों का समूह था, एक ही भवन नहीं था। एक भवन के अवशेष में पत्थर के विशाल खंभे हैं जो किसी विशाल स्तंभ मंडप की छत के आधार रहे होंगे। शायद ये इसका चंद्रगुप्त मौर्य का सभा भवन रहा होगा। ये पहला हमें अवशेष मिलता है भारत में जो मंडप का एक आज भी जीवंत अवशेष है। ऐतिहासिक काल का पहला अवशेष है। मंडप के मुख्य भाग में 10-10 खंभे की 8 कतारें हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ बनी हुई। ये जो है काष्ठ शिल्प यानी लकड़ी के शिल्प का अद्भुत उदाहरण है। खुदाई में अशोक के स्तंभ से मिलता जुलता एक खंभा भी हमें मिला है जिसका निचला भाग पूर्ण अवस्था में प्राप्त हुआ है। ये राजप्रसाद 4वीं सदी में वैसे का वैसे था। जब 4वीं सदी में गुप्त साम्राज्य में फाहियान जब यात्रा कर रहा था तो उसे कहता है कि ऐसा जो है संसार के मनुष्य नहीं बना सकते बल्कि ये देवताओं द्वारा बनाया गया है। इस तरह से मौर्य युग जो है लकड़ी की कला में, काष्ठ कला में अपने विकास की पराकाष्ठा पर पहुँच गया था। ये जो है इसके प्रत्यक्ष उदाहरण चंद्रगुप्त मौर्य के महल दिखते हैं। अशोक के समय तक आते आते मौर्य कला में कई सारे स्मारक मिलते हैं। इन कलाकृतियों को हम आगे के भागों में बांटते हैं: स्तंभ, स्तूप, वेदिका और गुहा विहार। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं स्तंभ की। स्तंभ मौर्ययुगीन वास्तुकला के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। जो यूरोपीय इतिहासकार हैं जैसे जॉन मार्शल, पर्सी ब्राउन, वो कहते हैं कि ईरानी स्तंभों की कॉपी है, किंतु ये बात सही नहीं दिखाई देती। कई बार क्वेश्चन भी आता है कि भारतीय और ईरानी स्तंभों में क्या अंतर है, तो इनके अंतर पहले अपन बता देते हैं। सबसे पहले तो अशोक के स्तंभ एक काष्मक है, यानी एक ही पत्थर को काट कर तराश कर बनाए गए हैं, जबकि ईरान में जो खंभे मिलते हैं पुराने समय के वो अलग अलग पत्थर के टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए हैं। इसके बाद में अशोक के स्तंभ बिना चौकी या आधार के सीधे भूमि पर टिकाए गए हैं, जबकि ईरान में जो खंभे मिलते हैं वो चौकी पर बनाए गए हैं। इसके अलावा ईरान के जो खंभे थे बड़े बड़े भवनों में लगाए गए थे, जबकि अशोक के स्तंभ हैं वो स्वतंत्र रूप से विकसित हुए हैं। अशोक के स्तंभ के शीर्षों पर जानवरों की आकृतियाँ मिलती है, चाहे वो वृषभ की हो, बैल की हो, सिंह की हो, बाघ की क्यों नहीं हो, जबकि ईरान में जो स्तंभ है उन पर मनुष्यों की आकृतियाँ हैं। ईरानी स्तंभ गडारीदार है पर अशोक के स्तंभ सपाट हैं। इसके अलावा ईरान के स्तंभ में नीचे से ऊपर की ओर पतले होते जाते हैं, अशोक के स्तंभ नीचे से ऊपर की ओर पतले होते जाते हैं, लेकिन ईरान के स्तंभों की चौड़ाई ऊपर से नीचे तक एक जैसी है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अशोक ने प्रेरणा ज़रूर ली होगी लेकिन यों का यों ईरान के स्तंभों की नकल नहीं की। इसके अलावा मौर्य युग में जो ओपदार पॉलिश दी गई है वो ईरान का प्रभाव हो सकता है, लेकिन वासुदेव शरण अग्रवाल जो है वो इस मत को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि पॉलिश का ज्ञान तो भारतीयों को बहुत पहले से था। हम देखते हैं कि मिट्टी के बर्तन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही पॉलिश किए जाने लगे थे और यहीं से शायद प्रेरणा अशोक को मिली होगी कि जब मिट्टी के बर्तन पॉलिश हो सकते हैं तो पत्थर पॉलिश क्यों नहीं हो सकते हैं। अब अशोक के स्तंभों की संख्या जो है वो निश्चित नहीं है, लगभग शायद 30 रही होगी। अब तक जो है 15 सुरक्षित हैं, शायद बाकी नष्ट हो गए हैं। ये 2 प्रकार के स्तंभ हैं, पहले वो जिन पर धम्म लिपियाँ खुदी हैं और दूसरे जो बिल्कुल सादे हैं। पहले तरह के जो स्तंभ है उसमें दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा, इलाहाबाद, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरराज, रामपुरवा, संकिसा, सांची, सारनाथ, लुम्बिनी, निगली सागर आदि स्तंभ हैं। दूसरे प्रकार के जो कि सिंपल हैं, इसमें रामपुरवा, बसाड़, कौसम आदि प्रमुख हैं। अशोक के सारे स्तंभ चमकदार, लंबे, सुडौल और सबसे बड़ी बात एकाश्मक यानी एक ही पत्थर को काट करके बनाए गए हैं। सारे स्तंभ नीचे से ऊपर की ओर जाते जाते पतले होते जाते हैं। स्तंभ के 3 भाग हैं। पहला यष्टि, यष्टि के ऊपर कमल की आकृति आपको दिख रही है। जो स्तंभ है खंबा नहीं है, ऊपर का ही मॉडल चित्र में दिखाया गया है और सबसे ऊपर जो होती है स्तंभ को मंडित करने के लिए पशु आकृति बनाई जाती है। स्तंभ की यष्टि एक पत्थर को तराशकर बनाई जाती है। इतनी अच्छी पॉलिश है कि आज भी ये कांच की तरह चमकते हैं। स्तंभ के जो ऊपर यष्टि होती है वो जो है कमल की, उल्टे कमल की आकृति है। कुछ विद्वान जो इसकी हकमनी साम्राज्य के बेल कैपिटल से करते हैं, लेकिन हमारे जो प्राचीन समय से कमल को अच्छा शुभ माना गया तो उसकी उल्टे कमल की जिसकी आकृति इसके ऊपर है।
ये सारे स्तंभ अपने आप में पूरी तरह स्वतंत्र है, बिना किसी सहारे के खुले आकाश के नीचे खड़े हैं। सारे स्तंभ जो हैं चुनार नामक जगह के बलुआ पत्थरों से बने हैं। तो आप सोच सकते हो कि इतने बड़े बड़े पत्थर एक जगह से दूसरी जगह कर ले जा करके उनमें तराश करके लगाना कितना कौशल, कितने श्रम का उपयोग किया गया होगा। स्तंभ शीर्षों में सबसे जो बेस्ट है, आप देख ही रहे हैं, सारनाथ का लॉइन कैपिटल या सिंह शीर्ष। इसमें जो है 4 शेर हैं, पीठ से पीठ सटाए चारों दिशाओं में खड़े हैं। सिंहों के तने हुए शरीर की मांसपेशियां, उनके लहलाते हुए केश, गठीले अंग प्रत्यंग बहुत सूक्ष्मता और चतुरता से बनाए गए हैं। ये स्तंभ अशोक जो था, महान अशोक, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, इसकी शक्ति के प्रतीक आप कह सकते हो। 4 शीर्ष जो है, 4 शेर चारों दिशाओं में धर्म के प्रचार की सूचना मिलती है। और ये जो है सिंहों के मस्तक पर महाधर्म चक्र स्थापित किया गया है जो 32 तीलियों का है। अपने राष्ट्रीय ध्वज में यही अशोक का चक्र पाया जाता है। ये शक्ति के ऊपर धर्म की विजय का प्रतीक है जो बुद्ध और अशोक दोनों के व्यक्तित्व में दिखाई देते हैं। सिंहों के नीचे फलक पर चारों दिशाओं में 4 चक्र बने हुए हैं जो धर्म चक्र प्रवर्तन के प्रतीक हैं। इसके अलावा इन पर 4 पशुओं, हाथी, अश्व, बैल और सिंह की आकृतियां उत्कीर्ण हैं जिनमें इनको चलते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा इनमें अनुसार इनके अंकन के पीछे शिल्पी का उद्देश्य ये था कि ये युद्ध का यशवर्ती है। अलग अलग विद्वानों की इसके बारे में अलग अलग राय पाई जाती है। इस प्रकार ये सारे चित्र अत्यंत आकर्षक हैं, अत्यंत सुंदर हैं। मार्शल के शब्दों में सारनाथ का सिंह शीर्ष अद्वितीय तो नहीं है, लेकिन 3री शताब्दी ईसा पूर्व में दुनिया भर में कला का जितना विकास हुआ उसमें सबसे बेस्ट सर्वोत्तम कलाकृति यही पाई जाती है। आज भी हमारे भारत का राज्य चिन्ह यही सारनाथ का स्तंभ शीर्ष है। इसमें शिल्पी को पीढ़ियों का अनुभव प्राप्त हो गया था। स्मिथ नामक इतिहासकार ने यह भी लिखा है कि शिल्पी की निपुणता सबसे अधिक पूर्णता को प्राप्त हो गई और आज 20वीं सदी में भी कला का ऐसा प्रदर्शन असंभव है। 30-40 फुट ऊंचे स्तंभ में इतनी चमकदार पॉलिश, इतना बारीक काम जो है, इसका रहस्य आज भी विश्व का कोई देश नहीं जानता है। अब आ जाते हैं अशोक के अगली कलाकृतियों पर, जिनमें है स्तूप। स्तूप तो आप जानते ही हो कि जब महात्मा बुद्ध का निर्वाण हुआ, जब वो जो है मृत्यु को प्राप्त हुए, तो उनके बाद उनके अवशेषों के ऊपर जो है एक अवशेष जमीन में दबा करके उसके ऊपर छोटा सा खंबा सा गोल सा बना दिया गया और फिर धीरे धीरे इनकी ऊंचाई बढ़ती चली गई। इसी को स्तूप कहा गया है। वैसे स्तूप शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर या थुहा। चूँकि ये चिता के स्थान पर बनाया जाता था, इसलिए इसका एक नाम चैत्य भी हो गया। सबसे पहले स्तूप शब्द का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है, जहां अग्नि की उठती हुई ज्वालाओं को स्तूप कहा गया है। बुद्ध से पहले ही स्तूप का संबंध महापुरुषों से जुड़ चुका था। शवदाह के बाद कोई महापुरुष जब मृत्यु को प्राप्त होता था तो उसके शवदाह के बाद उसकी बची हुई अस्थियों को किसी बर्तन में रख करके मिट्टी से ढक देने की प्रथा और फिर उसके ऊपर स्तूप बनाया जाता था। स्तूप भी जो है बाद में जब बौद्ध धर्म में संघ ने इसे अपना लिया तो इन स्तूपों में बुद्ध और उनके जो प्रिय शिष्य हैं उनकी धातु रखी जाती थी। अतः जितने भी बौद्ध धर्म के उपासक थे वो उन स्तूपों को श्रद्धा और उपासना के रूप में देखते थे। स्तूप जो है 4 प्रकार के थे: शारीरिक, पारिभौगिक, उद्देशिक और संकल्पित। शारीरिक, जिनमें कि बुद्ध और उनके शिष्यों के अवशेष, अस्थियां, दांत, नाखून आदि रखे गए हैं। पारभौगिक, जिनमें बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं जैसे उनका भिक्षा पात्र, चरण पादुकाएं आदि रखी जाती थी। उद्देशिक, महात्मा बुद्ध के जीवन के जिसे प्रमुख स्थान हैं, जैसे बोध गया है, सारनाथ है, वहाँ उनके जीवन के प्रमुख स्थानों को याद रखने के लिए और श्रद्धा के केंद्र बनाने के लिए उद्देशिक स्तूप बनाए गए थे। इसके अलावा संकल्पित, ये छोटे आकार के स्तूप होते थे। ये जो है बौद्ध तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालु स्थापित किया करते थे। स्तूप जो हैं शुरुआत में अर्धगोलाकार या हेमिस्फेरिकल होते थे। इसमें ऐसा लगता था चबूतरे के ऊपर उल्टे कटोरे की आकृति में एक थूहा बनाया जाता था जिसे अंड कहते थे। स्तूप की चोटी पर चपटी होती थी, इसके ऊपर एक धातु पत्र रखा जाता था जिसे हर्मिका कहते थे। इसके अलावा स्तूप के चारों ओर जो बाड़ बनाई जाती थी या दीवार से घेर दिया जाता था उसे वेदिका या रेलिंग कहा करते थे। उसे प्रदक्षिणा पथ भी कहा जाता था। इसके बाद में जहाँ स्तूप प्रवेश होता था वहाँ तरह तरह के मेहराबदार तोरण द्वार बनाए जाते थे।
बौद्ध जो पुस्तकें हैं उनमें बताया गया है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था, हालांकि बहुत कम हमें प्राप्त होते हैं। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हुआनसांग ने कई सारे स्तूपों को देखा था, जिनमें मुख्य हैं तक्षशिला, श्रीनगर, कन्नौज, मथुरा, प्रयाग, कौशाम्बी, श्रावस्ती, वाराणसी आदि। पर दुर्भाग्यवश आज अधिकांश अशोक के स्तूप नष्ट हो चुके हैं। इनमें से जो सबसे स्तूप बचा हुआ सबसे प्रसिद्ध है वो है सांची का स्तूप समूह, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। आप अगर कभी एमपी में ट्रेन से इस साइड जाओ तो आप अगर गार्ड से रिक्वेस्ट करो तो 5 मिनट के लिए आपको सांची में रुक करके वो स्तूप देखने का मौका ज़रूर मिल जाएगा। 1818 में सबसे पहले जनरल रायलेट ने इसकी जानकारी दी। उसके बाद में 1888 में मेजर कोल ने यहाँ का जंगल पूरा साफ कराया और स्तूप की खोज की। यहाँ से एक बड़ा और 2 छोटे स्तूप मिले हैं। जॉन मार्शल, जो कि प्रख्यात इतिहासकार थे, हड़प्पा सभ्यता से भी रिलेटेड है। इनका कहना था कि इसका निर्माण अशोक के शासनकाल में हुआ। शुरुआत में ईंटों का बना हुआ था, जिसके चारों तरफ लकड़ी की रेलिंग या भाड़ थी। बाद में जो है इसको पत्थर में कन्वर्ट करवा लिया गया। इसके अलावा सारनाथ और तक्षशिला के धर्मराजी का स्तूप का निर्माण भी मूलतः अशोक के समय में ही करवाया गया था, जिसे बाद में जो है पत्थरों से सुसज्जित करवाया गया। उसके बाद में आती है पाषाण वेदिका या विहार वेदिका। मौर्ययुगीन स्तूप और रेलिंग्स में वेदिकाएं होती थी। इनमें से कुछ के भग्नावशेष हमें प्राप्त हुए हैं। बोध गया से एक वेदिका के अवशेष हमें मिले हैं, जिसका निर्माण अशोक के समय में हुआ था। इसे बोधि मंड कहा जाता है। वेदिका के खंभों और उनसे जोड़ने वाली लंबी पाषाण शिला पट्टिकाओं पर कमल की आकृति बनी हुई है। कहीं कहीं घोड़े, हाथी, मगरमच्छ की आकृतियां भी उत्कीर्ण हैं। सारनाथ से भी अशोक के समय की एक पाषाण वेदिका मिली है। इसे एक ही पत्थर से काट कर चौकोर बनाया गया है और इसमें 2 स्तंभों के बीच में 3 सूचियां हैं और स्तंभों के ऊपर ऊष्नीश के टुकड़े मिले हैं। ये सुंदर और चिकनी है। पाटलिपुत्र की खुदाई में 3 वेदिकाएं मिली हैं, जो अपनी चमकीली पॉलिश के कारण मौर्ययुगीन मानी जाती है, क्योंकि इतनी पॉलिशदार पत्थर जो हैं अशोक के स्तंभों में भी पाए गए हैं। सांची से मौर्ययुगीन स्तूप की ईंटों के अलावा पाषाण का एक खंडित छत्र भी मिला है। पाषाण वेदिकाएं इस बात की प्रमाण है कि अशोक के समय तक आते आते वास्तुकला में, भवन निर्माण कला में पत्थरों का प्रयोग होने लग गया था। उसके बाद आता है गुहा विहार। गुहाओं में जो बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। तो अशोक के समय से ही मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काट कर निवास स्थान जो है भिक्षुओं को बनाने का पूरी तरह से विकास हो गया था। अशोक और उसके पौत्र दशरथ के समय बराबर और नागार्जुनी की पहाड़ियों को काटकर जो है आजीवक संप्रदाय को दान दिया गया था। यह अशोक की न सिर्फ धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक है, बल्कि किस तरह से नकली गुफाएं भी बना दी जाती थी उसका भी प्रतीक है। बाराबर की पहाड़ियों में सुदामा गुफा और कर्ण चौपड़ नामक की गुफा सर्वप्रसिद्ध है। पहले का निर्माण, सुदामा गुफा का निर्माण अशोक ने 12वें वर्ष में और कर्ण चौपड़ गुफा का निर्माण 19वें वर्ष में करवाया था। सुदामा की गुफा से 2 कोष्ठ हैं, जिनमें छत की आकृति ढोलाकार है। आप देख ही सकते हैं चित्र में। दोनों कोष्ठों की दीवारों और छतों पर शीशे की तरह चमकीली पॉलिश की गई है, जिससे ये साफ हो जाता है कि अशोक के समय ही है। दशरथ के समय जो बनी गुफाएं, उसमें लोमश ऋषि की गुफा सबसे प्रसिद्ध है। ये बराबर समूह की सबसे प्रसिद्ध गुफा है। सुदामा गुफा के समान ही है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसका आंतरिक कोष्ठ वर्गाकार नहीं होकर के अंडाकार है। इसका निर्माण बड़ी सावधानी से किया गया है। बाद में चैत्यगृहों के अग्रभाग को इस तरह से सुसज्जित करने, अलंकरणों की जो योजना बनाने में शुरुआत जो है यहीं से हुई है। इस गुफा का प्रवेश द्वार जो है वो सर्वोत्तम है। दोनों पंखों पर तिरछे खड़े 2-2 खंभे हैं, जिसके ऊपर गोल मेहराब बने हुए हैं और इनके बीचों बीच एक स्तूप है और किनारे पर हाथियों की आकृतियां उत्कीर्ण हैं, जिन्हें पूजा करते हुए दिखाया गया है। बराबर पहाड़ी की चौथी गुफा को विश्व झोपड़ी कहा जाता है, जिसका निर्माण अशोक के शासनकाल में 12वें वर्ष में किया गया है। इसमें 2 कोष्ठ हैं और इसकी दीवारों पर चमकीली पॉलिश हमें मिलती है।
नागार्जुनी समूह में गोपिका गुफा सबसे महत्वपूर्ण है। इसका निर्माण अशोक के पौत्र दशरथ ने अपने अभिषेक वर्ष में कराया था। ये सुरंग के आकार की है, जिसके दोनों तरफ 2 गोल मंडप बने हुए हैं। इनमें एक गर्भगृह है और दूसरा मुखमंडप लगता है। इसमें मौर्ययुगीन गुहा स्थापत्य की सभी विशेषताएं हमें प्राप्त हो जाती है। इस तरह से मौर्य युग में गुहा स्थापत्य पूर्णतः विकास को प्राप्त हुआ, शुरू ही नहीं हुआ बल्कि विकास को प्राप्त हुआ। बाद में इन्हीं की देखा देखी पश्चिमी भारत में कई सारे चैत्यगृहों का विकास हुआ था। उसके बाद में मूर्तिकला लोक कला की अलग आएगी। अपन अभी राजकीय संरक्षण की मूर्तिकला की बात कर रहे हैं, जो कि मौर्ययुगीन मूर्तिकला के अगर सर्वोत्तम नमूने देखो तो अशोक के स्तंभ को देख सकते हो, किस तरह से पशुओं की आकृतियां स्तंभों को काट काट कर बनाई गई है। उड़ीसा में धौली नामक स्थान पर चट्टान को काटकर हाथी की बहुत बड़ी पाषाण मूर्ति आप आज भी देख सकते हो, जो कि उत्कृष्टता को बताती है। हाथी बहुत बड़े आकार का है, जिसके अग्रभाग को उकेरा गया है। उसके सूंड, पैर आदि जैसे वास्तविक से जान पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि ये सूंड से कोई वस्तु लपेट कर उठा रहा है। हाथी ऐसा लगता है कि चट्टान से बाहर निकलता हुआ सा दिखाई देता है। इसी प्रकार कालसी, जो कि उत्तर प्रदेश में आया हुआ है, कि चट्टान पर एक हाथी की आकृति खुदी हुई मिलती है। हाथी के पैरों के बीचों बीच मौर्य ब्राह्मी लिपि में गजतमे यानी सर्वोत्तम हाथी खुदा हुआ है। हाथी की दोनों ही आकृतियाँ उत्कीर्ण मूर्तिकला का सुंदर उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। उसके बाद में लोक कला। राजकीय संरक्षण के अलावा भी मौर्य काल में कलाकारों ने लोक रुचि की वस्तुओं का निर्माण किया, जिससे कि उस समय के सामाजिक धार्मिक जीवन से कुछ जानकारियाँ प्राप्त हमें होती है, और सामाजिक धार्मिक जीवन में मूर्तियों का भी महत्वपूर्ण स्थान था। लोक कथा के अंतर्गत अलग अलग जगहों से मिली हुई पत्थर की बड़ी बड़ी यक्ष यक्षिणियों की प्रतिमाओं का हम उल्लेख कर सकते हैं। इनमें से कुछ के नाम आपको बता देती हूँ। पहली है मथुरा जिले में परखम से मिली यक्ष मूर्ति, जिसे मणिभद्र कहा जाता है। इसके अलावा मथुरा के ही बड़ौदा ग्राम से यक्ष की प्रतिमा, मथुरा से झींका नगरा ग्राम से यक्षी की प्रतिमा, मथुरा से प्राप्त यक्ष की प्रतिमा, पद्मावती ग्वालियर में से प्राप्त यक्ष प्रतिमा, पटना के दीदारगंज से चामर ग्राहणी यक्षी की प्रतिमा, पटना से प्राप्त 2 यक्ष प्रतिमाएं, बेसनगर में यक्षी की प्रतिमा, राजघाट से प्राप्त त्रिमुक्त यक्ष की प्रतिमा, विदिशा से प्राप्त यक्ष की प्रतिमा, और उड़ीसा में शिशुपालगढ़ से प्राप्त यक्ष की प्रतिमाएं। ये सारी प्रतिमाएं बड़े आकार की हैं, जिन्हें सभी तरह से तराश करके तैयार किया गया है। इन पे शरीर पर वस्त्र और आभूषण बहुत सुंदर हैं। विद्वान मानते हैं कि यक्ष की प्रतिमाओं के आधार पर ही बुद्ध बोधिसत्व और जैन तीर्थंकरों की बाद में बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनाई गई। यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं लोक धर्म का प्रमुख आधार थी। इन्हें सभी जगह देवी देवताओं के रूप में पूजा जाता था। इसके अलावा पटना के पास में लोहानीपुर में 2 जैन दिगंबरों की प्रतिमाओं के धड़ और सारनाथ में 2 पुरुष मूर्तियां प्राप्त होती हैं, जिनकी जो चिकनी पॉलिश है और चुनार के बलुए पत्थर, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये मौर्ययुगीन है। इसी तरह सारनाथ, अहिच्छत्र, मथुरा, कुम्हरार, बुलंदीबाग, कई जगहों से कई सारे पशु पक्षियों जैसे हाथी, घोड़ा, बैल, भेड़, कुत्ता, हिरण, इसके अलावा नर नारियों की बहुसंख्यक मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, जिन्हें हाथ से सांचे में ढालकर बनाया जाता है। इन मिट्टी की मूर्तियों को भी कुछ विद्वान मौर्यकालीन मानते हैं। हालांकि निहार रंजन राय नामक इतिहासकार ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भी कला जीवित रही और कुछ समय बाद भी चुनार के पत्थरों का प्रयोग शिल्पी करते रहे। अतः पूर्ण आकार की सांचे में ढली हुई गोल मूर्तियां भारतीय कला के भिन्न भिन्न स्तरों से संबंधित है। ये सभी आकार, प्रकार, शैली और बनावट में भारतीय हैं और मौर्यों का दरबारी कला से उनका कोई संबंध नहीं है। तो छात्रों, ये थी हमारे मौर्य युगीन कला, खासकर की स्थापत्य कला और मूर्ति की कला, जिसके कारण मौर्य युगीन जो है भारत के इतिहास में और सभी बातों तो है ही है, ये भी मौर्य युग को याद रखने का एक महत्वपूर्ण कारण हमारे इतिहास में बन जाता है। इतना कहकर ही आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।